हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 2022 के कुछ साइंस के पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे 24 दिसंबर 2021 के साइंस के क्वेश्चन आंसर। इसके 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो पहले वाले वीडियो में। आज हम करेंगे जो 15 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं वो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 से। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक लड़का सड़क पर जा रहा था जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई। उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? यानी बादलों में जब गड़गड़ाहट होती है, आसमान में बिजली चमकती है तो कई बार बिजली नीचे आ जाती है। तो उससे बचने के लिए उस लड़के को क्या करना चाहिए? इसके कुछ क्या जो सुरक्षा के जो नियम होते हैं वो है। तो इसमें क्या होता है कि खुली जगह में हमें नहीं रहना चाहिए, इमारत के नीचे आ जाना चाहिए, यानी इमारत में हमें शरण लेनी चाहिए, पेड़ वगैरह के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम पानी के आसपास है तो पानी से दूर चले जाना चाहिए हमें, क्योंकि पेड़ों के नीचे भी बिजली गिरने की संभावना बनी रहती है। ठीक है। और क्या है कि अगर हम चल रहे हैं और अचानक ऐसा लगता है कि बादलों में गड़गड़ाहट हो रही है तो हमें वहीं पे उकड़ो यानी बैठ जाना चाहिए। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, तो ये तो नहीं करना चाहिए। दूसरा, चलते रहना चाहिए, नहीं, हमें बैठ जाना चाहिए, उकड़ो। ठीक है। अब क्या है? समीप के किसी जलाशय में उतरना चाहिए, तो पानी से तो हमें दूर जाना है तो ये भी नहीं आएगा। धरती पर नीचे उकड़ो बैठ जाना चाहिए, ये वाला काम हम करेंगे तो बिजली से हम बच सकते हैं। तो ये है 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा 16 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 17 नंबर। किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव ध्रुव प्राबल्य के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काटा जाता है? कोई चुंबक है, ठीक है। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, आपको पता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। इन ध्रुवों पर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो अधिक होता है। नॉर्थ से निकल के चुंबकीय बल रेखाएं साउथ की तरफ आती है, चुंबक के कुछ गुण होते हैं। अब क्या किया है? इसकी लंबाई हो गई ये वाली, लंबाई के लंबवत, यानी ऐसे इसको काट दिया गया है। ठीक है। तो क्या होगा वो आपको इसमें बताना है। तो अगर ऐसे हम चुंबक को काट देंगे तो दो चुंबक बन जाएंगे। दो चुंबक बनते ही इसके जो ध्रुव है वो वापस से इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा, यानी ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकल के यहाँ जाने लग जाएगी और यहाँ से ऐसे। ठीक है। लंबाई तो कम हो गई उसकी, पर चुंबकीय जो ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, पर उसकी लंबाई कम हो जाएगी, ये इसमें फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या दिया? दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। क्या बताना है हमें? ध्रुव प्राबल्य के बारे में बताना है, तो दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। दूसरा, लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा। तीसरा क्या है? लंबाई अपरिवर्तित रहेगी। लंबाई अपरिवर्तित कहाँ रही है? लंबाई तो कम हो गई है और ध्रुव प्राबल्य आधा हो गया, तो ये वाला ऑप्शन तो साफ ही गलत है, दोनों आधे हो जाएंगे, ये भी गलत है। तो कौन सा? या तो ए में से आएगा या बी में से आएगा इसका आंसर। तो क्या आना चाहिए इसका जो आंसर है वो? इसका आंसर आया कि लंबाई आधी हो जाएगी। ये बात सही है, लंबाई आधी हो गई और ध्रुव प्राबल्य जो था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी बी जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। इसमें क्या है? दोनों अपरिवर्तित, दोनों की वजह से गलत हो गया। लंबाई में तो चेंजेस हुआ है, पर ध्रुव जो क्षेत्र था कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होते हैं वो समान रहा, पर लंबाई आधी हुई है, तो दोनों अपरिवर्तित नहीं, इसकी वजह से ये वाला गलत है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा 17 में हमारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 18 नंबर। एक समान रूप से गर्म की जा रही वर्ताकार चक्रिका यानी रिंग है कोई, ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कोई इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो गर्म करते हैं, आपको पता है कोई भी ठोस हम गर्म करते हैं तो वो फैलता है, फैलेगा। तो इसका जो क्या है, ये जो चक्रिका है इसका जो व्यास है एक आंतरिक व्यास है, ये वाला। ठीक है।
एक इसको अगर इसकी जो ये रिंग के जो बाहरी ये हिस्सा है, इसके आधार पर लेंगे, एक बाहरी व्यास हो जाएगा। तो वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी आंतरिक और जो बाहरी व्यास है वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी ठोस है वो गर्म पाके उष्मा पाके क्या होता है, फैलता है। ठीक है, फैलेगा, इसका जो व्यास है वो बढ़ जाएगा, आंतरिक और बाह्य दोनों ही। ठीक है, अब क्या पहला ऑप्शन क्या दिया, उसका बाह्य व्यास बढ़ता है और आंतरिक व्यास घटता है, तो ये बात गलत। दूसरा है, उसका बाह्य व्यास घटता है और आंतरिक व्यास बढ़ता है, तो ये बात भी गलत। तीसरा क्या दिया, उसका बाह्य और आंतरिक व्यास दोनों बढ़ते हैं, तो ये सी जो ऑप्शन है वो राइट होगा 18 में हमारे। ठीक है, अब है 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी आयताकार गुटके की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस गुटके को धरती पर 3 विभिन्न प्रकार से रखा जाता है। इस गुटके द्वारा धरती पर आरोपित दाब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो जो हमारा दाब होता है वो क्या होता है, बल F बाई ए, यानी जिस सतह पर लग रहा है उसका क्षेत्रफल और कितना दाब यानी कितना बल हम लगा रहे हैं उसका क्या पी बराबर क्या होगा, दाब F बाई ए होता है। तो F का इसमें कोई जिक्र नहीं है कि कितना बल लगाना है, वो नहीं बताया, यानी सब में लगभग कांस्टेंट रहेगा ये। अब क्या दे दिया कि इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है हमें। तो एक सतह यानी लंबाई वाली अगर हम ले, एक चौड़ाई वाली और एक ऊंचाई वाला, ऐसा कोई है। ठीक है, तो इसमें जो सतह स्पर्श करेगी उस चीज का, उसका हर बार क्षेत्रफल अलग अलग आएगा। ठीक है, एक बार आएगा 10 बाई 10 इंटू 5 यानी 50 आएगा। एक बार आएगा 5 इंटू 3 आएगा, यानी दो सतह जो संपर्क करेगी ऐसे ही तो आएगी। एक आ जाएगा 10 इंटू 3 हमारा, ये वाली सतह संपर्क करेगी 3 बार, रखा गया है। तो इसमें आएगा 50 क्षेत्रफल, इसमें आएगा 15 हमारा, और इसमें आएगा 30, तो ये आएगा। अब क्या है कि जो क्षेत्रफल है और जो दाब है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे दाब कम होता जाएगा, और जैसे जैसे क्षेत्रफल घटेगा वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा। तो इसमें एक हमारा क्या आया है, एक आया हमारा 50, ठीक है, एक आया हमारा 30, एक आया हमारा 15, तो सबसे कम 15 ही है। तो सबसे कम होगा उस पे दाब क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है हमारा F बाय ए। तो ए जितना कम होगा दाब उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि F का इसमें कोई हमें नहीं बताया गया, तो F तीनों में क्या है, कांस्टेंट है, तो ए पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो सबसे कम किस पे होगा, जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, अधिक 50 है और कम 15 है। अच्छा क्या है, आरोपित दाब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। सबसे अधिक दाब तब आरोपित होगा जब लंबाई और चौड़ाई से आधार बनाया जाएगा। कब होगा, जब लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी दी हुई है 5, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, सबसे अधिक दाब तब आरोपित होता है जब चौड़ाई और ऊंचाई से क्या बनाया जाएगा, आधार बनाया जाएगा। नीचे वाली सतह चौड़ाई और ऊंचाई लेंगे हम 15, 5 इंटू 3 लेंगे, यानी 15 हमारा आएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, कब आएगा, जब चौड़ाई और ऊंचाई यानी वो वाली सतह संपर्क करेगी जिसपे क्या होगी, चौड़ाई और ऊंचाई वाला आधार बनाया जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा हमारा 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन दिया है हमें। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा, वो आपको बताना है। कि कोई अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, उसमें आपको पता है कोई गैस निकलती है, कोई अम्ल बनता है, कोई क्षार बनता है, कोई लवण बनता है, ये सब चलता है। हमें देखना है कि कौन सी अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। पहला दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है हमारा Mg,
Mg की अभिक्रिया करवाएंगे हम HCl के साथ, ठीक है। तो क्या होगा इससे, Mg की अभिक्रिया कराएंगे HCl के साथ में, तो Mg क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। Cl2 हुआ है तो यहाँ पे हमें इसके 2 लेने पड़ेंगे और हाइड्रोजन गैस H2 निकल जाएगी, ठीक है। ये अभिक्रिया तो संपन्न होगी। अब है तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तांबा यानी कॉपर, Cu, तो Cu के साथ में HCl अभिक्रिया नहीं दिखाएगा हमारा, ठीक है। कोई गैस इससे नहीं, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सल्फर के साथ में भी हाइड्रोजन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, यानी बी और सी दोनों है, तांबा और सल्फर। एल्यूमिनियम के साथ में भी आएगा, एल्यूमिनियम क्या होता है हमारा, Al, क्या ले लेंगे HCl, ठीक है। अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, AlCl3, AlCl3। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, AlCl3 हो गया, तो Cl को यानी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें 6 लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए क्या कर देंगे, 3H2 कर देंगे, क्योंकि 6 हो गए, इसके भी 6 ही हमें यहाँ लिए थे, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी हमारी। तो Mg के साथ में यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक की जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, पर तांबा और सल्फर के पाउडर के साथ में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती, यानी बी और सी ऑप्शन ऐसे हैं जो इसमें राइट होंगे यार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी और सी दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 20 में, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या है 21 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में अपसारी प्रश्नों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो अपसारी प्रश्न क्या होता है, वो प्रश्न जिसमें बच्चा, ठीक है, टीचर ने बताया, हर बच्चे ने उसका आंसर दिया, पर सबसे अलग किसने दिया, वो क्या है हमारा अपसारी सोच है, अपसारी चिंतन है, ठीक है। तो उसके लिए सत्य बताना हमें, पहला शिक्षार्थियों में विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, तो ये बात सही है, यानी बच्चा ऐसे सोचना चाहता है या हम उसको ऐसा देखना चाहते हैं कि सबसे अलग करे वो बच्चा कुछ ना कुछ, ठीक है। दूसरा क्या है, ये विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचान करने में मदद करते हैं, तो सही बात है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो चिंतन के रूप में भी हो सकती है कि कौन सा बच्चा किस प्रकार का चिंतन करता है, तो उसको पहचानने में भी ये पर्सन क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। तो ए भी ठीक लग रहा है और बी भी ठीक है हमारा। सी क्या है, उनका स्वरूप अत्यंत विषय परक होता है, तो विषय पर आधारित होना कोई जरूरी नहीं है, विषय से थोड़ा हटके भी हम उसको कर सकते हैं। तो 21 में आपको क्या लग रहा है कि ए बी सी तीनों ठीक होने चाहिए या सिर्फ 2 ठीक होने चाहिए हमारे 21 में, तो 21 में ए और बी दोनों, क्योंकि ये विषय के रूप में दे दिया, अगर बहुविषय रूप बना देते इसका तो सही हो जाता, यानी हर विषय से उसका संबंध होता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 21 में हमारा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके अलावा निम्न सभी विज्ञान शिक्षण अधिगम के स्वीकार्य उद्देश्य है, यानी जो 4 हमें एक ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा है जो विज्ञान का उद्देश्य नहीं है, बाकी 3 है। पहला है विज्ञान सोच विकसित करता है, तो सही बात है, वैज्ञानिक क्या है, सोच विकसित करना, ये उसका एक उद्देश्य है कि बच्चों को हमें ऐसा बना देना है कि वो सोचें कि ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। दूसरे खुले विचारों को विकास करना, ये भी हमें बच्चों में विकास करना है कि बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करने के उनको अवसर देने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वो दूसरा जैसा दे रहा है वैसे का वैसा दे, आप उसके मन में क्या चल रहा है वो भी उसका वैसे का वैसा जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा क्या करना है हमें करना है, ये भी इसका उद्देश्य है। तीसरा क्या, मूल्य उदासीनता को प्रोत्साहित करना, तो मूल्य के प्रति उदासीनता होगी तो उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो ये क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। मूल्य के प्रति उदासीनता नहीं रखनी है हमें, ठीक है। अगर हमने कोई टारगेट रखा है उसको हमें हासिल करना है तो उसके लिए हमें प्रोत्साहित होगा, ना कि ऐसा है कि हो जाएगा ऐसा नहीं, ठीक है। तो यही क्या है, एक उसका स्वीकार्य उद्देश्य नहीं, यानी सी ऑप्शन राइट होगा 22 में हमारा।
ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? विज्ञान का एक पाठ्यक्रम ऐतिहासिक रूप से वैध है यदि वह, यानी विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है अगर कैसे ऐतिहासिक रूप से अगर वो सही है, कैसे सही है वो आपको बताना है। उन लोगों द्वारा विकसित किया गया जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव हो। दूसरा है शिक्षार्थियों को स्थानीय मुद्दों और वैश्विक वैज्ञानिक मुद्दों के बीच संबंध बनाने में मदद करता हो। तीसरा है शिक्षार्थियों को वह क्षमता प्रदान करे कि वे विज्ञान की अवधारणाओं को समय के साथ विकास की सराहना कर सके। हाँ, ऐसा विकास करना है कि हमें बच्चों के अंदर इतनी क्षमता भर देनी है कि वो किस समय किस अवधारणा का उपयोग करना है और कहाँ से करना है वो उसका सही से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ऐसा हमें करना है। तो 23 में क्या आएगा? यही ऑप्शन राइट होगा। अगर ऐसा पाठ्यक्रम है तो वो ऐतिहासिक रूप से वैध पाठ्यक्रम कहलाएगा। ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया हमें? निम्न में से विज्ञान के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं बताना है इसमें हमें। ठीक है। पहले, विज्ञान की प्रकृति और उसकी परिघटनाओं के विषय में अंतिम सत्य नहीं कहता। विज्ञान प्रकृति और उसकी परिघटना के विषय में अंतिम सत्य नहीं कहता। यानी हमने कोई प्रयोग किया, उसका रिजल्ट निकला, तो उसी के आधार पर हमने सत्य और असत्य की ऐसा करने पर ये आएगा, तो उस पे निर्भर होगी वो बात। दूसरा क्या? विज्ञान संबंधी ज्ञान की प्रगति एक रेखिक पथ का अनुसरण करती है। तो विज्ञान संबंधी जो ज्ञान की जो प्रगति है वो रेखिक का नहीं करती, एक ही पथ पर नहीं चलती, वो बहुआयामी पथ का क्या करती है? अनुसरण करती है। यानी विज्ञान में हम कुछ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वहीं खड़े खड़े हमें सब मिल जाएगा, नहीं, हमें ढूंढना पड़ेगा, इधर उधर भागना पड़ेगा। एक तरफ एक क्षेत्र से हम उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, हर क्षेत्र में उसका अप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यही इसमें सत्य नहीं होगा। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं। 3 क्या है? विज्ञान के विचार नए प्रमाणों की रोशनी में परिवर्तित किए जाते हैं, सही बात है। 4 क्या है? विज्ञान हमारे प्राकृतिक और सामाजिक संसार की सभी समस्याओं का समाधान में सक्षम नहीं है। यानी हर प्रकार की समस्या का तो हम उससे समाधान कर सकते हैं पर हर प्रकार की समस्या का नहीं। तो सत्य नहीं कौन सा आएगा इसमें? इसमें यही आएगा, रेखिक पथ वाला। 24 में कौन सा आएगा? कि ये रेखिक पथ का अनुसरण न करके बहुआयामी पथ का क्या करता है? अनुसरण करता है। बी ऑप्शन राइट रहेगा विज्ञान के लिए। ठीक है। अब 25 क्या दिया हमें? निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष आधारित कथन नहीं है, यानी वो निष्कर्ष के आधार पर कथन नहीं कहा गया है। ठीक है। पहला है, कुछ ऊंचाई से छोड़ी गई वस्तु जमीन पर गिरने की ओर प्रवृत्त होती है। तो इसमें कोई निष्कर्ष छोड़ा है हमने तो गिरेगी नीचे। ठीक है, तो ये कोई निष्कर्ष आधारित नहीं है। बाकी दूसरा ऑप्शन क्या है? तरल अपने से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाता है। तो ये बात सही है, टकराते हैं तो घर्षण तो होना ही है। प्रत्येक व्यक्ति में 2 विकल्पी युग्म होते हैं, जैसे मादा में एक्स एक्स होता है और नर में एक्स और वाई होता है। एक ही देगा, या तो एक्स एक्स देंगे या एक्स वाई देंगे। एक ही विकल्पी होगा संतति, यानी आने वाली पीढ़ी को वो देते हैं। तो ये बात भी सही है। 4 क्या दिया? वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पर गिरने की ओर प्रवृत्त, यानी ये सिद्ध किया गया है, तभी तो निष्कर्ष निकाला गया है कि क्यों वस्तुएं जमीन पर गिरती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये भी ठीक है। ठीक है, निष्कर्ष के आधार पर। अब हमें देखना है कि निष्कर्ष आधारित कथन नहीं है। तो पहला ही है कि वस्तु अगर छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगी। क्यों गिरी है? गुरुत्वाकर्षण के गिरी है। ऊंचाई से छोड़ी गई वस्तु जमीन पर गिरने की ओर प्रवृत्त है। क्यों है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ऐसा इसमें कहीं नहीं कहा है, तो ये कोई एक निष्कर्ष के आधार पर नहीं कहा गया है। ठीक है, 25 में पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जांच पड़ताल का सामान्य क्रम है? यानी हम कोई जांच पड़ताल कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, नहीं कर रहा तो आखिर समस्या क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? या कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो सबसे पहले उसको कौन सा काम करना चाहिए? पहले करना चाहिए कि बच्चा पहले क्या करेगा? देखेगा, चाहे वो टीचर को देखे या अपने आसपास कहीं देखे। तो क्या करेगा? सबसे बच्चा पहले अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन करेगा।
फिर वो अपना सोचेगा, कल्पना करेगा कि मैं करूँ तो क्या होगा, ये होगा, वो कल्पना करना शुरू कर देगा। यानी पहले वो अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन, फिर वो परिकल्पना करेगा, ठीक है? फिर परिकल्पना के बाद में वो सोचेगा कि मैं करके देखता हूँ उस चीज को, फिर वो प्रयोग करेगा। प्रयोग करने के बाद में वो क्या करेगा, उस चीज को करेगा कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, यानी उसको विश्लेषित कर देगा, टुकड़ों में बांट लेगा। फिर लास्ट में वो क्या करेगा, रिजल्ट निकालेगा, क्योंकि हाँ आपको पता है फाइनली क्या होता है, रिजल्ट ही निकाल, ठीक है? तो ऐसा क्रम कहाँ पे दिया है कि पहला अवलोकन हो, तो एक तो पहले ऑप्शन में दिया गया अवलोकन, एक दिया हुआ है 4 नंबर ऑप्शन में हमारा, ठीक है? पहले में अवलोकन के बाद में प्रयोग दे दिया, तो प्रयोग नहीं करेगा, वो फिर सोचेगा, कल्पना करेगा कि ऐसे करने से ये होगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा, अवलोकन, परिकल्पना, फिर प्रयोग, विश्लेषण और लास्ट में रिजल्ट निकालना है हमें, कंक्लूजन, ठीक है? तो डी ऑप्शन राइट होगा हमारा 26 जो क्वेश्चन है उसमें। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 27 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में विज्ञान संबंधित वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कर पाने में निम्न में से किसकी संभावना सबसे कम है। वैकल्पिक अवधारणा क्या होती है कि बच्चे कुछ अपने मन में सोच लेते हैं कि ये ऐसा होगा, पर वास्तव में वो सत्य नहीं होता। इसलिए बच्चों की अवधारणा को गलत ना बोल के क्या बोला जाता है, उनको वैकल्पिक अवधारणाएं बोला जाता है, ठीक है? तो उनकी पहचान करने के लिए सबसे कम प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा? ठीक है, पहला दिया है चित्र, दूसरा है नैदानिक प्रश्नोत्तर, तीसरा है जांच सूची और 4 पे है क्या हमारा समूह में विचार विमर्श करना। तो इसमें क्या है, जो चित्र के द्वारा भी क्या कर सकते, बच्चा अपनी अवधारणाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करेगा तो टीचर जान पाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। निदानिक प्रश्नोत्तर, निदानिक में क्या करेगा, टीचर उन चीजों को क्या करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब क्या देता है। तीसरा समूह में विचार विमर्श, समूह बना देंगे और बोलेंगे कि आप इस टॉपिक के बारे में अपनी अपनी राय व्यक्त करो, ठीक है? तो ये तीनों तरीके सही है, पर जो जांच सूची है, चेक लिस्ट है, उससे तो हम क्या करते हैं, एक ग्रेड वाला या नामांकन कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ है। वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान हम उससे नहीं कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा 27 में, ठीक है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित सभी गतिविधियां स्वीकार्य है सिवाय किसके। यानी 3 गतिविधियां तो इसके लिए सही है विज्ञान के लिए, पर एक इसमें से गलत है, वो पहचान करनी है आपको। सहयोग और विमर्श के माहौल को प्रोत्साहित करना, दूसरा शिक्षण अधिगम के लिए विविध गतिविधियों तथा कार्यकलापों का उपयोग करना, तीसरे है अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना, 4 है समता तथा सुगमता को सुनिश्चित करना। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही होगा कि अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान को, यानी एक विषय को इम्पोर्टेंस दे देना, नहीं, हमें सब विषयों को साथ लेके चलना है कि पता नहीं कौन से विषय की कहाँ जरूरत हो जाए, तो सब विषय को बराबर क्या देना है, महत्व देना है हमें। सिर्फ विज्ञान के बारे में बच्चों को पढ़ा देंगे, हिंदी इंग्लिश जो हमारा मैथ है उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो क्या बच्चा उस आगे बढ़ पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो सभी विषयों को साथ लेकर हम चलेंगे तो बेहतर होगा। तो यही एक स्वीकार्य क्या है, उद्देश्य गतिविधि नहीं है हमारी, ठीक है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 में हमारा। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, मनोरमा कक्षा में वाष्पीकरण को समझाते हुए निम्नलिखित उदाहरण देती है। मनोरमा कोई टीचर है, वो वाष्पीकरण समझाना चाहती है कि वाष्पीकरण आखिर होता क्या। जल वाष्पित हो जाता है, दूध वाष्पित हो जाता है, तेल वाष्पित हो जाता है, अतः सभी तरल वाष्पित हो जाते हैं, यह उदाहरण है। यानी पहले वो किससे स्टार्ट करिए, उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है। तो उदाहरण दिया, फिर क्या कर दिया, तरल यानी लिक्विड को बता दिया कि सभी लिक्विड वाष्पित हो जाते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझा दिया उसने। तो उदाहरण हम कहाँ पे देते हैं वो आपको बताना है कि कौन सी विधि का वो प्रयोग कर रही है। पहला आगमन विधि, दूसरा है निगमन, तीसरी है व्याख्या करने का, 4 है तर्क देने का। तो कर रही है, तर्क दे रही है वो, या तो आगमन होगा या निगमन हो। तो आगमन में हम क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, पहले उदाहरण देंगे फिर नियम बताएंगे कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, ठीक है? और निगमन में इसका उल्टा होता है, इसमें पहले क्या नियम बताए जाएंगे फिर उदाहरण हमें दिए जाएंगे, ठीक है? उदाहरण देकर किसी चीज को समझाना या उदाहरण से नियम की तरफ,
ये आगमन विधि का एक गुण है। दूसरा है विशिष्ट। उदाहरण क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। फिर नियम सामान्य होते हैं। तो उदाहरण से अगर नियम की तरफ जा रहे हैं तो विशिष्ट सामान्य की तरफ जा रहे हैं। ये इसका एक गुण है। ज्ञात है। उदाहरण हमें पता है, नियम हमें खोज करनी है, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। ठीक है। मूर्त। मूर्त जो चीज हमें दिख रही है वो मूर्त, और अमूर्त जिसके बारे में हमें जानना है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। तो ये आगमन विधि के कुछ गुण होते हैं, और निगमन इससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है। निगमन इससे क्या होगा? उल्टा होगा। इसमें उदाहरण देकर नियम समझाए जा रहे हैं, उस वास्तविकरण को समझाना चाह रही है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 29 में। ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्यों इसके साथ ही हमारा 24 दिसंबर 2021 का पेपर कंप्लीट हो जाए। 15 हमने पहले वाले वीडियो में कर लिए थे, 15 हमने आज के वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन? विज्ञान के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है। पहला, विज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, यानी कुछ ही लोगों के लिए विज्ञान है। दूसरा है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षकों को कम अपेक्षाएं तय करनी चाहिए। तीसरा है, विविध पृष्ठभूमि के लोगों के लिए विचारों से विज्ञान को लाभ होता है। यानी आपको पता है कि बच्चा एक क्षेत्र से तो नहीं आते, हर क्षेत्र से उनकी जो पृष्ठभूमि है वो अलग अलग होती है। तो हो सकता है कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में आ गया, कोई जरूरी तो नहीं है जो गांव से आ रहा है वो विज्ञान नहीं कर सकता। नहीं, तो शहर वाला भी नहीं कर पाएगा, उसका किसी और क्षेत्र में रुचि हो सकती है। तो विविध पृष्ठभूमि के लोगों के विचारों से विज्ञान को लाभ होता है, यानी हर क्षेत्र से विज्ञान अपना कुछ ना कुछ हासिल करता है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।